आज का हमारा चैप्टर है पोएट्स एंड द पैनकेक्स, जिसका ऑथर है अशोकामित्रन। अब अगर हमारे ऑथर अशोकामित्रन के बारे में थोड़ा बताओ तो 1940s में ना चेन्नई पे एक फिल्म स्टूडियो हुआ करता था जिसका नाम था जिम्नी स्टूडियोज। अब इस जिम्नी स्टूडियो के अंदर पे हमारे ऑथर का काम होता था कि जो भी मसालेदार न्यूज होता था उसे काट काट के जमा करना और उसका एक फाइल बनाना। वैसे ये काम देख के शायद तुम्हें बहुत बेकार का लग रहा होगा, क्या न्यूज़पेपर ही तो काटना है, इसमें कौन सा बड़ा बात है। शायद तुम सही हो, बट उस काम के कारण इस स्टूडियो के अंदर पे सबसे ज्यादा नॉलेजेबल इंसान अगर कोई था तो वो था हमारा ऑथर। और इस जिम्नी स्टूडियोज को जिसने बनाया था यानी कि इसका फाउंडर, उसका नाम था एसएस बासन, जिस स्टोरी में कहा गया बॉस। खैर हमारा ऑथर अशोकामित्रन अपनी जिंदगी के कई साल इस स्टूडियो के अंदर में बिताता है और उसे जिम्नी स्टूडियो से जो भी एक्सपीरियंसेस मिला था ना उसी से वो एक किताब लिखता है। इसका नाम है माई ईयर्स विद बॉस। और इसी किताब का एक छोटा सा हिस्से के बारे में चैप्टर में हमें पढ़ना है। चैप्टर का नाम तुम्हें पता ही है, पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बट इससे पहले मैं तुम लोग का दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका हूँ स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी जाके कर दो। 1 मिलियन होने वाला है तो तुम लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। अब स्टोरी स्टार्ट होता है ये बताते हुए कि पैनकेक्स क्या है। तो पैनकेक्स 1940s में एक मेकअप ब्रांड का नाम हुआ करता था जिसे जिम्नी स्टूडियो के अंदर पे ट्रक भर भर के लाया जाता था। उस समय के जितने भी फेमस एक्ट्रेसेस थे लाइक ग्रेटा गार्गो, मिस गोहार, वैजंती माला, इन सब ने इस मेकअप ब्रांड पैनकेक का इस्तेमाल जरूर करा होगा। बट जो एक्ट्रेसेस थे लाइक रति अग्निहोत्री, इन्होंने शायद ये पैनकेक्स ब्रांड का मेकअप इस्तेमाल नहीं करा होगा क्योंकि शायद इनके समय में ये ब्रांड बंद हो गया होगा। अब जिम्नी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट हुआ करता था वो किसी बिल्डिंग के ऊपर में था और ऐसा माना जाता था कि जिस बिल्डिंग के ऊपर में ये मेकअप डिपार्टमेंट था उस बिल्डिंग के नीचे में ही रोबोट क्लेप का एक समय में तबेला हुआ करता था जहाँ रोबोट क्लेप घोड़े वोड़े पालते थे। अब यहाँ स्टोरी में रोबोट क्लेप के बारे में थोड़ा कुछ बताया गया है कि मद्रास के अंदर पे ना उस समय में रोबोट क्लेप का जगह जगह पे बड़े बड़े रेसिडेंस थे यानी घर था। और साथ ही साथ रोबोट क्लेप्स ना इंडिया के अलग अलग कोनों पे जाके इम्पॉसिबल बैटल लड़ते। और साथ ही साथ रोबोट क्लेप ने सेंट मेरी चर्च में एक सुंदर सी कन्या के साथ शादी करा। और ये जो चर्च था ये मद्रास के अंदर पे एक बड़े से फोर्ट पे बना हुआ था जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है रोबोट क्लेप से मेकअप रूम के अंदर। अभी जो मेकअप रूम था ना ये देखने में बिल्कुल एक बार्बर शॉप की तरह लगता था जहाँ बड़े बड़े चारों ओर लाइट्स ही लाइट्स थे और ये लाइट्स मेकअप रूम को भट्टी बना देते थे। तो जो भी मेकअप करने आता था और कराता था उनका हालत खराब हो जाता था इन लाइट्स की वजह से। इस मेकअप डिपार्टमेंट का पहले में एक हेड हुआ करता था बंगाली। तुम्हें पता है कि बंगालियों का दिमाग कितना तेज होता है, तो वो इतना सक्सेसफुल होता है कि वो छोड़ देता है जिम्नी स्टूडियो। एंड देन उसके बाद मेकअप डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है एक महाराष्ट्रियन को, जिसके मदद के लिए ढेर सारे को मेकअप आर्टिस्ट आते हैं और वो इंडिया के अलग अलग पार्ट से आते हैं। कोई आंध्रा से आता है, कोई मद्रास का इंडियन क्रिश्चियन होता है और एंग्लो बर्मीज थे और कुछ लोकल तमिल्स भी थे। अब उस समय इंडिया के अंदर पे ना नेशनल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए हम सब भाई भाई है। दूरदर्शन के अंदर पे कई सारे प्रोग्राम चलता था बट जिम्नी स्टूडियो को इस चीज का जरूरत नहीं था क्योंकि वहां में पहले से ही भाईचारा था। एक तरीके से जिम्नी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था स्पेशली वहां तो मिनी इंडिया बसा हुआ था। अब हमारा ऑथर इस मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में कहता है कि किसी भी अच्छे वाले दिखते हुए इंसान को ना भूतनी के बना देते थे मेकअप करके, लोशन लगा के और क्रीम्स लगा के, ये मेकअप डिपार्टमेंट वाले। अब आगे ऑथर अशोकामित्रन बताते हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर भी ना फुल हायरार्की था। जो सबसे बड़ा चीप मेकअप आर्टिस्ट होता था ना वो सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेसेस को मेकअप करता था और जो सीनियर असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट था वो मेकअप करता था जो सेकंड थर्ड हीरो हीरोइंस थे उनका। एक मूवी के अंदर पे एक मेन रोल होता है एंड देन साइड रोल भी होता है ना, वो भी हीरो होते हैं, उनका मेकअप करता था। और जूनियर असिस्टेंट करता था कॉमेडियंस का और इसके अलावा जितने भी नॉर्मल ऑडियंस थे ना उनका मेकअप करता था ऑफिस बॉय। अब आगे स्टोरी शिफ्ट होता है इस ऑफिस बॉय के ऊपर। देखो इस स्टोरी के अंदर पे ऑथर क्या कर रहा है, जो भी उसके साथ लाइव एक्सपीरियंसेस हुआ है ना जिम्नी स्टूडियो के अंदर पे वो हमें बता रहा है एक एक करके। पता नहीं उसने रोबोट क्लेप के बारे में क्यों बताया, कोई सेंस नहीं बन रहा था बट चलो कोई ना, ऑफिस बॉय के बारे में पढ़ते हैं। हमारा ऑथर दिखता था कि ये ऑफिस बॉय एक बड़े से बाल्टी के अंदर पे एक घोल बनाता था पेंट का एंड ये जो भी क्राउड थे ना उनके ऊपर थोप देता था एक एक करके, जिससे कि अगर लोगों के मुंह पे कोई दाग धब्बे है ना वो पूरी तरीके से ढक जाएंगे। भाई साहब पोत दिया पेंटिंग से। अब ऑथर हमें आगे बताता है इस ऑफिस बॉय के बारे में कि नाम तो इसका ऑफिस बॉय है बट ये कोई बॉय नहीं है। ये ऑफिस बॉय लगभग अपने अर्ली 40s पे है, मतलब 40 साल जैसा हो गया होगा, जो कि जिम्नी स्टूडियो के अंदर पे इस उम्मीद से आया था कि वो एक दिन कोई हीरो बन जाएगा या फिर कोई टॉप स्क्रीन राइटर बन जाएगा या डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर, बट वो बनता है एक ऑफिस बॉय। अपनी अपनी किस्मत होती है भाई साहब, मजाक से हटके। बट ये ऑफिस बॉय ना बहुत टैलेंटेड भी था, ये एक अच्छा पोएट था। अब आगे अशोकामित्रन अपने बारे में थोड़ा बताते हैं कि वो ना एक छोटे से ऑफिस के अंदर पे काम करते थे। दिन रात बस न्यूज़पेपर को काट काट के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते थे उन्हें कलेक्ट करते थे और लोग उनका काम को देख के ऐसे सोचते थे कि ये क्या काम है, बस फालतू में टाइम पास कर रहा है अशोकामित्रन। इवन जिम्नी स्टूडियो का जो बॉस है उन्हें भी यही लगता था कि भाई साहब अशोकामित्रन तू तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। और बस इसीलिए किसी को भी अगर कुछ भी काम देना होगा ना तो आके हमारे ऑथर को दे देता था क्योंकि उन्हें लगता था ये तो फ्री बैठा हुआ है, बेला है। और कहते बहती गंगा
में हाथ धोना सबको पसंद होता है, तो सबके साथ साथ जो ऑफिस बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट का, वो भी आके हमारे ऑथर को ज्ञान देता है। वो ऑफिस बॉय कहता है कि एक महान कवि का टैलेंट इस मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर पे बर्बाद हो जा रहा है, क्योंकि उसके टैलेंट को कोई कदर ही नहीं कर रहा। ये ऑफिस में जब भी टाइम मिलता था तभी हमारे ऑथर के दिमाग चाटने में व्यस्त रहता था, और हमारा ऑथर मनी मन ये सोचता था कि भाई साहब कब क्राउड वाला शूटिंग होगा, ये जाएगा और क्राउड के मुंह पे यार पेंट थोपेगा और मैं बच जाऊंगा। लगता है हमारा ऑथर भी मेरी तरह इंट्रोवर्ट है यार, मतलब दिमाग चाटने वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना है भाई साहब। अब आगे हमारा ऑथर कहता है कि जब भी कोई इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, तो अपने गुस्से को किसी एक इंसान के ऊपर जरूर निकालता है। जैसे मैं अपना गुस्सा अपने बहन के ऊपर निकालता हूँ। तुम बताओ तुम किसके ऊपर निकालते हो? ओ भाई मारो, मुझे मारो। अब आगे स्टोरी में ये ऑफिस बॉय अपने लाइफ का जो भी फ्रस्ट्रेशन है कि वो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, लोग उसे इग्नोर करे जा रहे हैं, उसके टैलेंट को नहीं पहचान रहे हैं, इन सब का कारण वो बताता है कोटामंगलम सुब्बू को। अब स्टोरी पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा कोटामंगलम सुब्बू पे। अभी जो नाम है कोटामंगलम सुब्बू, इससे इंस्पायर होकर मैं किसी दिन अपने बेटे का नाम रखूंगा ओम मंगलम। क्या कहते हो तुम लोग? खैर मजाक से हटके बैक टू द स्टोरी। कोटामंगलम सुब्बू को हम शॉर्ट में सुब्बू कहेंगे। जिमनी स्टूडियो के अंदर पे बॉस के बाद अगर किसी का चलता था ना, तो वो था सुब्बू का। सेकंड पोजीशन था इनका। अब आगे ऑथर यहाँ पे कंपैरिजन करता है सुब्बू के साथ उस ऑफिस बॉय का। ऑथर कहता है कि जब सुब्बू ने जिमनी स्टूडियो को ज्वाइन करा था ना, तो वो बहुत ही मुश्किल वाला सिचुएशन था, क्योंकि उस समय कोई बड़ा फिल्म मेकिंग कंपनी या स्टूडियो नहीं हुआ करता था। तो सुब्बू ने जो भी अचीव करा ना, वो अपने दम पे मेहनत से करा। जबकि ऑफिस बॉय के टाइम पे सब कुछ सही हो चुका था, बड़े बड़े कंपनीज था, इनफैक्ट जिमनी स्टूडियो भी अपने पीक पे था। तो जब ऑफिस बॉय ने जिमनी स्टूडियो को ज्वाइन करा, तो उसे उन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ा जो सुब्बू ने किया था। और एजुकेशन के मामले में भी सुब्बू इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जबकि वो ऑफिस बॉय अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। बट फिर भी सुब्बू के पास एक चीज था, वो था एक ब्राह्मण फैमिली से, और यही सुब्बू को बहुत ज्यादा मदद करता है अपने लाइफ पे आगे जाने के लिए। सुब्बू ना बहुत चिल वाला बंदा था, चाहे उसकी फिल्म फ्लॉप भी क्यों ना हो जाए, भाई वो चिल ही रहता था। और वो जिमनी स्टूडियो के अंदर पे भले खुद कुछ काम नहीं करता था, बट लोगों को बराबर काम करवाता था। और ऑथर कहता है कि सुब्बू ना फिल्मों के लिए बना हुआ है, ये बंदा अपना जी जान लगा देता है फिल्में बनाने के लिए, और कंपनी के लिए भी फुल लॉयल्टी दिखाता है अपना। अब ऑथर एग्जांपल देते हुए बताता है कि सुब्बू कितना काम का बंदा है। अगर कोई प्रोड्यूसर कहता है कि एक सीन बनाना है उसे अंडर वाटर वाला, जहाँ पे एक टाइगर का और एक चूहे का फाइट करवाना है, तुम समझ रहे हो, अंडर वाटर फाइट, जिसमें चूहा टाइगर को मार भी देता है, एंड टाइगर को मारने के बाद चूहे को टाइगर के बच्चों पे दया आ जाता है। अब चूहा उन टाइगर्स के बच्चों को प्यार करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? तो सुब्बू वहाँ पे 4 अलग अलग तरीके बता देगा कि ऐसे ऐसे करके चूहा उन टाइगर के बच्चों को प्यार जता सकता है। अगर प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आता था, तो सुब्बू और 14 तरीके बता देगा कि ऐसे ऐसे करके भी आप ये सीन कर सकते हो। देख रहे हो तुम, सुब्बू कितना टैलेंटेड था, इतना क्विक व क्रिएटिव रिस्पॉन्स इतने शॉर्ट टाइम पे। भाई साहब बंदा टैलेंट से भरा हुआ था। जिमनी स्टूडियो के अंदर पे मूवीज बनाना काफी आसान होता था जब सामने होता था सुब्बू। एक समय जब जिमनी स्टूडियो अपने टॉप पे था ना, तो उसे संभाला था सुब्बू ने। इसके साथ साथ सुब्बू एक अच्छा एक्टर भी था। उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करा कि मूवी के अंदर उसे एक मेन एक्टर का रोल मिलेगा। उसे जैसा भी रोल मिलता था ना, वो बहुत अच्छी तरीके से करता था, इतना अच्छी तरीके से करता था कि मेन एक्टर को भी पीछे छोड़ देता था। समझ रहे हो इस बंदे का ऑरा कितना था? फिल्म मेकिंग के अलावा सुब्बू का एक सेपरेट टैलेंट भी था, वो एक पोएट भी था। तुम देख रहे हो हर एक कैरेक्टर को थोड़ा ना थोड़ा पोएट्री आता जरूर है, इसलिए चैप्टर का नाम पोएट्री एंड द पेनकेक्स है। सुब्बू ने अपने लाइफ पे जो भी पोएम्स लिखा ना, वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स पे लिखा कि एक बच्चे को भी समझ आए। नॉर्मली जो पोएट्स होते हैं वो ऐसे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जरूरत पड़ता है एक्सप्लेन करने के लिए, बट सुब्बू के पोएम्स के साथ ऐसा सीन नहीं था। बट फिर भी सुब्बू का लिटरेरी वर्क इतना सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि ये बंदा फिल्म मेकिंग में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, और जब बंदा एक चीज में सक्सेसफुल होता है तो उसे दूसरा चीज सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे सीन था सुब्बू के साथ भी। बट फिर भी सुब्बू ने अपने पैशन को खत्म होने नहीं दिया। उसने फिल्म मेकिंग के साथ साथ कई सारे शॉर्ट स्टोरी पोएम्स लिखा और एक नॉवल भी लिखा था, जिसके अंदर देवदासीज के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि ये देवदासीज क्या है, तो तुम्हें एक मूवी देखना चाहिए, महाराजा। मतलब दिल खुश हो जाएगा तुम लोगों का ये मूवी देखने के बाद। क्या बैक टू द स्टोरी। देखो तुम लोग इतना तो पता चल गया कि सुब्बू एक टैलेंटेड इंसान था, उसे फिल्म मेकिंग भी आता था, पोएट्री भी आता था, बट इसके अलावा वो एक अच्छा इंसान भी था। सुब्बू के घर में रिश्तेदार भरे पड़े रहते थे हमेशा ही, और वो कभी भी किसी को मना नहीं करते थे, दिल खोल के सबका स्वागत करते थे। बट देखो इतने भले इंसान होने के बावजूद भी इसका भी एक दुश्मन था, और वो दुश्मन और कोई नहीं, वो ऑफिस बॉय था। मेकअप डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बॉय था ना, वो दिल से सुब्बू को नफरत करता था। वो चाहता था कि सुब्बू के साथ हमेशा कुछ बुरा से बुरा ही हो। अब आगे ऑथर बताता है कि सुब्बू ना हमेशा बॉस के पीछे पीछे घूमते रहता था, बट वो काम करता था स्टोरी डिपार्टमेंट में। और इस स्टोरी डिपार्टमेंट में सुब्बू के अलावा एक लॉयर था और ढेर सारे राइटर्स और पोइट्स थे। जो मूवीज बनता है ना, वहाँ पे कहानी जो लिखा जाता था, कैसा होगा नहीं होगा, प्लॉट ट्विस्ट, जो भी चीज है वो इस स्टोरी डिपार्टमेंट में होता था। बट यहाँ पे इस लॉयर का क्या काम यार? खैर जो भी काम होगा हमें पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पे कहानी शिफ्ट होता है लॉयर के ऊपर। अब देखो एक लॉयर क्या होता है, एक लीगल एडवाइजर होता है, जिसका काम होता है लोगों का मदद करना। बट ये लॉयर बिल्कुल उल्टा था, लोगों का फटता था इससे, लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे लॉयर को। तुम सोच रहे हो क्यों? देखो जिमनी स्टूडियो के अंदर पे एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हुआ करती थी, बट वो एक्ट्रेस टैलेंटेड होने के साथ साथ थोड़ा गुस्सैल भी थी। अगर उसे गुस्सा आ जाता था तो वो किसी के ऊपर भी चिल्ला देती थी। तो ऐसे ही क्या होता है, सेट पे वो एक्ट्रेस किसी क्रू मेंबर के ऊपर चिल्ला देती है। जब वो चिल्ला रही होती है ना, तो ये
लॉयर चुपचाप से उसके हरकतों को रिकॉर्ड कर लेता है और बाद में जाके रिकॉर्डिंग से सुना भी देता है। रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद वो एक्ट्रेस एम्बैरेस हो जाती है, इतना एम्बैरेस हो जाती है कि वो डिप्रेस तक हो जाती है और वो इस सदमे से कभी बाहर ही नहीं निकल पाती है और अपना जो एक बहुत ही टैलेंटेड कैरियर था उसे बर्बाद कर देती है अपने हाथों से। यार होता है ना, जब तुम बहुत गंदी तरीके से एम्बैरेस होते हो लोगों के सामने तो तुम्हें दुख लगता है यार। प्रैक्टिकल लाइफ पे तुम्हें ऐसे बुरी चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए अपनी जिंदगी पे, बट वो एक्ट्रेस ऐसा नहीं कर पाती है और इन सारी चीजों का जिम्मेदार लोग मानते थे उस लॉयर को। उसने अनजाने में ही एक एक्ट्रेस का अच्छा वाला कैरियर खत्म कर दिया था। अब देखो आगे ऑथर हमें बताता है कि इस स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर पे जितने भी लोग थे ना वो खादी से बना हुआ धोती और शर्ट पहनते थे, बट इन सबसे अलग लॉयर हमेशा ही सूट बूट पे रहता था। और हमारा ऑथर ये भी बताता है कि वो लॉयर हमेशा अकेला बैठता था सबसे अलग, क्योंकि उस स्टोरी डिपार्टमेंट में सारे लोग अपने ख्यालों में खोए रहते थे, जबकि वो लॉयर एक लॉजिकल पर्सन था। अब ये तो होना ही है, स्टोरी डिपार्टमेंट है, सब शायर कभी है अपने ख्यालों में खोने वाले, और वो था लॉयर, लॉजिकल बातें करेगा, लॉजिकली सोचेगा। अब उस समय जिमनी स्टूडियो के अंदर पे बॉस के अगर कोई भी करीब होता था ना तो उसे फिल्म बनाने का एक ना एक मौका मिलता जरूर था। वैसे ही एक मौका मिला था हमारे लॉयर साहब को भी, बट लॉयर साहब ने बुरी तरीके से हक दिया उस मूवी में, सक्सेसफुल नहीं हो पाया उनका वो मूवी। और इसी के बाद एक दिन बॉस आते हैं और उस पूरे स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर देते हैं। और उसके बाद ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहली बार होता है जब किसी पोएट को कहा गया घर जाने को, और इस वजह से एक लॉयर का भी जॉब चला गया। भाई साहब हद पार। फिर अब आगे ऑथर में बताता है कि जिमनी स्टूडियो ना पोएट्स का अड्डा हुआ करता था एक समय में। जिमनी स्टूडियो का जो मैस हुआ करता था ना वहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉफी मिलता था, पूरे दिन रात हमेशा ही मिलता था। और वो एक ऐसा दौर हुआ करता था जब कांग्रेस का रूल चला करता था, लोगों को बाहर में ऐसे खुले में बैठ के अय्यासी करना अलाउ नहीं था यार। तो ऐसे मुश्किल भरे सिचुएशन में अगर ऐसा अड्डा मिल जाए ना तो मजे आ जाए। तो जिमनी स्टूडियो के मैस के अंदर पे सारे पोएट्स एक साथ इकट्ठे होते थे, कॉफी एंजॉय करते थे, और सारे के सारे पोएट पहनते थे खादी कपड़ा, क्योंकि वो इंस्पायर्ड थे गांधी जी से। उन्हें इतना पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था कि क्या चल रहा है उस समय, बट वो गांधी जी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे और शायद इसीलिए उन्होंने खादी पहना हुआ था। बट वहाँ बेटे जितने भी पोएट्स थे ना वो सब एक चीज को पसंद नहीं करते थे, वो था कम्युनिज्म। अब यहाँ पे स्टोरी पे आगे थोड़ा बहुत कम्युनिज्म के बारे में बताया गया। उस समय के लोगों का मानना था कि कम्युनिज्म जो फॉलो करता है ना कम्युनिस्ट, वो ना भगवान को नहीं मानता है और ना ही वो अपने बच्चे परिवार अपने माँ बाप से प्यार करता है, उसे बस हमेशा वायलेंस करना होता है। तुम मुझे बताओ कि कम्युनिज्म का मतलब बस इतना ही है क्या? कभी तुमने कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा है? जरूर बताना। बट उस समय के लोग बस यही मानते थे कि कम्युनिज्म तो बस ऐसा ही है। खैर आगे अब स्टोरी में ऑथर बताता है कि 1952 को मद्रास के अंदर पे आता है फ्रैंक बुशमैन्स मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, जिसे इन शॉर्ट एमआरए कहा गया। अब इस एमआरए के अंदर पे लगभग 200 मेंबर्स थे और जब ये मद्रास के अंदर पे आते हैं तो इनका स्वागत करते हैं जिमनी स्टूडियो। अब कुछ लोगों का ये मानना था कि 200 मेंबर्स का ग्रुप है ना ये एक इंटरनेशनल सर्कस है जो इंटरनेशनली जगह जगह पे जाके अपना परफॉर्मेंस देता था। बट हमारा ऑथर का मानना ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर सर्कस होता तो सर्कस में दिखाने वाला खेला होता है ट्रेपेजी, वो दिखा पाता है लोग, और साथ ही साथ वो जानवर को लेकर भी कुछ खेला दिखा पाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं करते वो लोग, तो ये लोग कहीं से भी देख के सर्कस वाले तो नहीं लग रहे थे। बट हाँ, इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनली 2 प्लेस परफॉर्म किया। पहला था जोथांग वैली और दूसरा था फॉरगॉटन फैक्टर। अब ये दोनों प्लेस मद्रास के अंदर पे बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, और साथ ही साथ जो जिमनी स्टूडियो के 600 मेंबर्स थे उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय करा इस प्ले को। अब इस प्ले को देख के सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन लेता है मद्रास के अंदर पे तमिल ड्रामा कम्युनिटी। वो इस प्ले को इतना पसंद करते हैं कि आने वाले कई सालों तक तमिल प्ले में जो सीन होता था सनराइज और सनसेट का, वो एग्जैक्टली वो कॉपी करते हैं जोतांग वैली जो प्ले था उसका। अब एमआरए के जाने के कुछ समय बाद पता चलता है कि एमआरए ना एक काउंटर मूवमेंट चला रहे थे इंटरनेशनली कम्युनिज्म के खिलाफ, और वही चीज वो करने आए थे मद्रास के अंदर भी। और अब ऑथर को बुरा लगता है अपने बॉस एसएस बासन के लिए कि इस एमआरए ने एसएस बासन का इस्तेमाल करा अपने फायदे के लिए। अब कुछ महीने बाद जिमनी स्टूडियो के अंदर पे दोबारा एक कॉल आता है एसएस बासन को, यानी कि बॉस को। एसएस बासन को कहा गया कि आपके यहाँ पे एक विजिटर आएगा जो कि बहुत ही फेमस पोएट है इंग्लैंड का, पर पूरे जिमनी स्टूडियो के अंदर पे कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं मिला जिससे आइडिया हो कि कौन है ये बंदा। सब लोगों ने अपना अपना गेस करा, और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि ये कोई पोएट नहीं है, एडिटर होगा, क्योंकि जिमनी स्टूडियो का बॉस भी एक एडिटर था। तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि एक एडिटर है, इसीलिए एक एडिटर को इतना बड़ा रिसेप्शन दे रहा है हमारा बॉस। अब हमारा ऑथर कहता है कि मद्रास के अंदर जितने ब्रिटिश पब्लिकेशंस है ना उनका एडिटर में से तो कोई ये एक है नहीं, बट ऑथर अंदाजा लगाता है कि ये जो भी एडिटर आने वाला है ना ये कोई डेली एडिटर होगा, क्योंकि मद्रास के अंदर पे इसका आना रहना जो भी चीज था ना उसे संभाल रहा था द हिंदू का जो टॉप ऑफिशियल्स था वो लोग। बट हमारा ऑथर 100% इस चीज से तो श्योर था कि ये इंसान द मैनचेस्टर गार्डियन का एडिटर नहीं होगा, द लंदन टाइम का एडिटर नहीं होगा। अब देखो सब अपना अपना तुक्का लगा रहे थे कि कौन है नहीं है। इनफैक्ट बॉस को भी ठीक से पता नहीं था। खैर शाम के 4 बजे आता है वो पोएट, तुम कह लो एडिटर जो भी है, देखने में बहुत लंबा दिख रहा था, एक इंग्लिशमैन था और उसका लुक बहुत ज्यादा सीरियस था और अननोन था। जिमनी स्टूडियो में बैठा हुआ कोई भी इंसान उसे नहीं पहचान रहा था। सबसे पहले स्टेज में बॉस आते हैं, यानी कि एसएस बासन आते हैं। वो एक बहुत लंबा सा स्पीच देते हैं जहां वो डेमोक्रेसी फ्रीडम का बात करते हैं। उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता था कि किस बारे में बात करना है, तो वो बहुत जनरल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। देन वो पोएट आके अपना स्पीच देना स्टार्ट करते हैं, और उनका स्पीच सुन के पूरे जिमनी स्टूडियो में बैठे हुए सारे लोग चुप हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और उनका वो शक्ल देख के पोएट को भी अनकंफर्टेबल फील होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि पोएट ने स्टेज में खड़ा होकर क्या कहा। लगभग ऐसे ही चलता है 1 घंटे तक, और उसके बाद वो पोएट चला जाता है और भाई साहब ऑडियंस को भी शांति मिलती
चलता है, वो लोग भी भागते हैं अपने अपने घर। अब हमारा ऑथर यहीं पे कहता है, एक तमिल फिल्मी स्टूडियो में एक इंग्लिश पोएट का क्या काम है? यहाँ ऐसे फिल्म्स बनता है जो कि तमिल लोगों के लिए। इन लोगों को इंग्लिश पोएट्री का क्या टेस्ट पता चलेगा बताओ? पता नहीं क्यों ही बुला दिया इस इंग्लिश पोएट को। खैर जो भी ये विजिट था इंग्लिश पोएट का, इसके बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं पाया कि क्यों था और उसने क्या कहा, मतलब सर के ऊपर से गया सबके लिए। खैर अब आगे ऑथर बताते हैं प्रोस राइटर के बारे में। देखो पोएट छोटे छोटे पोएट्रीज लिखते हैं और प्रोस राइटर जो होते हैं वो स्टोरीज लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं लंबे लंबे। ऑथर कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े कहानियां लिखने के लिए ना तुम्हें जीनियस होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हो और लगातार उसे करते ही जा रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, तो तुम आसानी से एक लंबे लंबे स्टोरीज लिख सकते हो। और इसके साथ साथ और एक चीज तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारा दिल पत्थर का होना चाहिए। कोई ऐसे ही पत्थर मार के उसे तोड़ ना दे। क्योंकि देखो जब तुम एक स्टोरी लिखते हो ना लंबा सा, तो रिजेक्शन बहुत मिलेगा, बट तुम्हें उस रिजेक्शन का सामना करने का हिम्मत होना चाहिए। अगर कोई रिजेक्ट कर भी देना तो तुम दोबारा नया स्टोरी लिखोगे और स्टोरी कंप्लीट होते तुम एडिटर को भेज दोगे एक रिटर्न पोस्टेज के साथ कि भाई साहब अगर तुम्हें ये भी पसंद नहीं आया ना तो वापस भेज देना, मैं और एक भेज दूंगा। अब ऑथर कहते हैं कि ऐसे ही प्रोस राइटर के लिए द हिंदू अखबार के किसी आखिरी पन्ने में एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था जिसका नाम था द इनकाउंटर, जो ऑर्गेनाइज करवा रहा था कोई ब्रिटिश पीरियोडिकल्स के द्वारा। अब ऑथर इस द इनकाउंटर के बारे में थोड़ा बहुत पता करने के लिए जाते ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी पे। इस लाइब्रेरी के बाहर कोई बड़ा सा साइन बोर्ड लगा हुआ नहीं था और उस लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद ऑथर देखता है कि द इनकाउंटर के ढेर सारे कॉपीज पड़े हुए हैं। बट जब ऑथर देखता है द इनकाउंटर का एडिटर का नाम, तो वो हक्का बक्का रह जाता है। उस एडिटर का नाम था स्टीफन स्प्लेंडर। अब ये वही बंदा था जो इंग्लिश पोएट जेमिनी स्टूडियो के अंदर पे आया था, एक लंबा सा 1 घंटे का लेक्चर दिया था और किसी को कुछ समझ में भी नहीं आया था। अब इसके बाद होना क्या था, हमारा ऑथर एक कहानी लिखता है और एम्बलप पे डालते हुए गुनगुना रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि ये एम्बलप जब एडिटर के पास पहुंचेगा तो वो खोलते हुए भी ऐसे गुनगुनाएगा और मतलब एक भाई ने दूसरे भाई को जैसे चिट्ठी लिखा है ऐसे वो पढ़ेगा। भाई का फैंटेसी देख रहे हो, मतलब लॉन्डे को चिट्ठी लिखा जा रहा है, ऊपर से ऐसा फैंटेसाइज कर रहा है। हाँ, हिम्मत है तो लॉन्डे को चिट्ठी लिख के ऐसा फैंटेसाइज करो यार। खैर इससे याद आया, तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में किसी को लेटर लिखा है? वो मैं तू तो प्रिंसिपल का बात नहीं कर रहा, ठीक है? बंदियों को लेटर लिखा है कि नहीं लिखा है जरूर बताना। और तुम्हारे लेटर पे कितने सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उनके बारे में भी मुझे बताना। जब मैं क्लास 7 पे था ना तो मेरे दोस्त के लिए मैंने एक लेटर लिखा था, मतलब वो नर्वस था, वो लिख नहीं पा रहा था, तो मैंने लिख दिया उसके बंदी के लिए लेटर। एंड देन उस लेटर को पढ़ने के बाद मत पूछो क्या हुआ आगे, रहने दो। बैक टू द स्टोरी। कई साल बीतते, हमारा ऑथर जेमिनी स्टूडियो को छोड़ देता है। अब उनके पास पहले से उतना पैसा नहीं था, तो उनके सामने अगर कोई भी सस्ता चीज दिख जाता था ना तो उसे उठा लेते थे। एक बार क्या होता है कि वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं और उन्हें रास्ते पे दिखता है कि नई नई किताबें बस 50 पैसे में बिक रहे हैं, तो वो 50 पैसे पे करके किताब खरीद लेता है। अब इस किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। अब इस किताब के अंदर में ना 6 ज्ञानी लोग अपना अलग अलग एसेस लिखते हैं, जहाँ ये लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि किस तरीके से ये लोग जर्नी करते हैं कम्युनिज्म का। एंड देन वो वहां से वापस रिटर्न भी आता है। देखो मेनली ये ना एंटी कम्युनिज्म के खिलाफ पे कोई किताब लिखा गया था, जहाँ ये 6 लोग जिन्होंने ये एसेस लिखा था ना, एक समय में कम्युनिज्म को पसंद करते थे, उनका आइडियोलॉजी के साथ चलते थे। एंड देन उन्हें वो पसंद नहीं आता, ठीक नहीं लगता है, देन वो वापस आते हैं और ये किताब लिखते हैं। और उन 6 लोगों में ऑथर को दिखता है एक नाम, वही इंग्लिश पोएट का नाम स्टीफन स्प्लेंडर। अब उन्हें याद आता है कि अरे ये तो वही इंग्लिश पोएट है जो एक समय में जेमिनी स्टूडियो के अंदर पे आया था। और तभी ऑथर के दिमाग का पुराना सा अनसॉल्व मिस्ट्री सॉल्व हो जाता है। ऑथर को समझ आता है कि इस बंदे को जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर पे बुलाया गया था एक समय पे, वो पोएट्री सुनाने के लिए नहीं बुलाया गया था, वो एक लेसन देने के लिए बुलाया गया था कि कैसे इसने एक समय पे भटक के कम्युनिज्म को फॉलो कर लिया था। एंड जब उसका गॉड यानी कम्युनिज्म फेल कर जाता है तो वो वहां से वापस लौटता है और इसी के साथ ये कहानी हो जाता है खत्म। आई नो थोड़ा अजीब कहानी था, पहली बार मुझे भी कोई कहानी सुनाते हुए मजा नहीं आया, सही बताओ तो बहुत ही ज्यादा बेकार कहानी लिखा जिसने भी कहानी लिखा है भाई साहब। मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं बस सीबीएसई को कहूंगा भाई साहब क्या कहानी था भाई साहब, आपने क्या सोच के साथ ये कहानी डाल दिया सिलेबस में। खैर कोई बात नहीं, आपने डाला है, हमने पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया, समझ में भी आ गया होगा। अगर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। कमेंट पे बताओ क्या तुम लोग भी चाहते हो अगले साल से ये कहानी सीबीएसई के सिलेबस से हट जाए। खैर जोक्स अपार्ट, अगर अच्छा लगे काम तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। तुम लोग बताओ अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू, लव यू ऑल।